इस वीडियो में हम लोग जो है ज्योग्राफी के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। 60 से 62वीं से लेकर के 66वीं तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 60 से 62वीं के बाद ही जो है 60 से 62वीं से ही ये सिलेबस चेंज हुआ था और 5वां ऑप्शन इंट्रोड्यूस हुआ था। तो वहाँ से हम लोग लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए हैं 66वीं तक के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इससे थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको बता दूंगा। वैसे इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक का भी अंदाज़ा लग जाएगा। ठीक है, समय बहुत कम रहा है तो आपकी तैयारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ चलनी चाहिए। इससे क्या होता है, आप एग्ज़ाम को अच्छी तरीके से जान पाते हैं और उसी एग्ज़ाम के डिमांड के अनुसार आप अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दे पाते हैं, जिसके कारण आपका रिजल्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भौतिक भूगोल से सबसे पहला क्वेश्चन आता है 60 से 62वीं का कि निम्नलिखित सागरों में से किस से औसतन जो लवणता है वो सर्वाधिक है? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर और मृत सागर। तो ये आपने लुसेंट पढ़ा हो चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ा हो, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये मृत सागर होगा। ठीक है, ये लुसेंट में भी दिया हुआ है। उसके बाद जो है भारत का भूगोल कि ये जनगणना का क्वेश्चन है, तो इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी जनगणना के अनुसार है कि देखिए लिंगानुपात पूछी है, फेमस क्वेश्चन है और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? ठीक है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिले हैं? तो सूती वस्त्र के मिले जो है ये जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो पहले इसमें क्या होता था कि तमिलनाडु का स्थान आया करता था। ठीक है, लेकिन जो मिले हैं, सूती वस्त्र मिले पूछ रही हैं, तो वो जो है वर्तमान में महाराष्ट्र में ज़्यादा है। तो ये आपको आसानी से कवर हो जाता है और ये लुसेंट में भी दिया हुआ है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होना भी चाहिए कि सूती का कहाँ होता है, चावल का कहाँ होता है या गेहूं का कहाँ होता है। इन सब में जो है प्रोडक्शन वाइज कौन कौन सा स्टेट ऊपर है, कौन कौन सा स्टेट नीचे हैं, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए। फिर से अगेन जनगणना से क्वेश्चन है, तो जनगणना इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं एक ही साल में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये तो जनगणना को अच्छे से आपको करके जाना है। निम्नलिखित स्थानों को उद्योग से मिलाइए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। बेंगलुरु है, तो बेंगलुरु आपको पता है कि किस लिए फेमस है? चलिए ठीक है, आपको मान लीजिए कि ये चीज़ नहीं भी मालूम है, लेकिन बेंगलुरु के बारे में मालूम होता ही है। जमशेदपुर के बारे में तो कम से कम आपको ये आइडिया तो है ही कि ये आपका क्या है, लोहा इस्पात के लिए है। ठीक है, तो सी का देखिए पहला 1 है, तो यहाँ पर सीधा आपको आंसर ये मिल जाता। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको एक ही ऑप्शन पता होगा और उसी से आपको आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा, है ना। बाकी सब जो है उसी अनुसार से मिला लेना है, तो ऐसा भी होता है। उसके बाद स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये क्या है ना कि भारत के जो चारों महानगर हैं उसको जोड़ने वाला जो है ये सड़क मार्ग है, समझ गए। तो ये क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसका सिंपल सा आंसर यही होता, ये भी आपको लुसेंट में दिया हुआ है। उसके बाद जो है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ सा केंद्रित है? तो देखिए ये जो है ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने से आसानी से कवर हो जाता है और द्रविडियन आपको ये अगर मिल जाता है तो सीधा मतलब होता है दक्षिण भारत। ठीक है, तो दक्षिण भारत आप यहाँ पर लगा सकते थे आसानी से। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलता है? ये भी बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये जो है आप अगर मैप देखेंगे तो उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। नहीं तो एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें दी हुई हैं और लुसेंट में भी ये चीज़ें दी गई हैं कि इसका जो आंसर है वो होगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आसानी से इसको बनाया जा सकता था। तो वो कहाँ मिलती है? आपकी देवप्रयाग में। ये आप हमेशा से जानते हैं। ठीक है, ये आपकी जो एनसीईआरटी की इंडियन ज्योग्राफी की जो किताब है उसमें आसानी से ये दिया हुआ है और उससे आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाता। बैलाडीला में किसका खनन होता है? ये भी आपको पूरी तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और उसके अलावा लुसेंट से उसको रिवाइज कर लेते हैं तो अधिकतर क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाते हैं। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन बताए वो दोनों में से किसी भी सोर्स में इजीली अवेलेबल हैं। ठीक है, और जो भी बुक्स आप पढ़ेंगे उसमें भी अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आपको लुसेंट ही पढ़ना है। बहुत लोग लुसेंट के ऑब्जेक्टिव यूज़ करते हैं, बहुत लोग घटना चक्र यूज़ करते हैं, बहुत लोग क्राउन पब्लिकेशन की चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में आपकी जो है 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक देखिए मेरे अनुसार से एनसीईआरटी, लुसेंट फॉर रिवीजन
और इसके अलावा जो है आपका मैप का एनालिसिस, ठीक है, मैप, ये 3 चीज़ें आपकी अगर रहती हैं तो आप ज्योग्राफी से क्वेश्चन को जल्दी मिस नहीं करेंगे। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, ये अगर आपको पता है तो आप इसका आसानी से आंसर मार सकते हैं, वेनेजुएला। और ये भी जो है आपका आसानी से मिल जाने वाला क्वेश्चन है। और जब आप क्वेश्चन को, जब आप ज्योग्राफी को प्रिपेयर करते हैं तो उसमें क्या करना है, सबसे पहली बात कि जो तेल है, जो सोना है, जो कोयला है, तांबा है, इन सब चीज़ों में अपने से भी सर्च कर करके लेटेस्ट के अनुसार जो है विकिपीडिया, गूगल से करके एक चार्ट बना लेना है, ठीक है। उसके अलावा जो है चावल में, गेहूं में, खेती में, कॉफ़ी में, चाय में, ये सब में आपको अलग से चार्ट खुद से ही बना लेना है। नहीं तो बहुत सारी जो मैगजीन आती है वो भी आपको इजीली ये सारी चीज़ें दे देती हैं, बस आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना है, कन्फ्यूज़ नहीं करना उसमें। नेक्स्ट जो है कि दक्षिणी अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है। अगर आप जो है एनसीईआरटी पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जो आपकी 11th क्लास की है, उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि उसको पंपास बोला जाता है, दक्षिणी अमेरिका वाले घास के मैदान को। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर है, तो ग्रेट विक्टोरियन हुआ तो ये तो फेमस क्वेश्चन ही है। मैप में भी आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के मैप में देखेंगे ये चीज़ आपको मिल जाएंगे, तो ये ऑस्ट्रेलिया में था। एक और है ग्रेट बैरियर रीफ है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये देखिए, जो भी सोर्सेस आपको फॉलो करना है आप कर सकते हैं वो, लेकिन जो बेस्ट सोर्सेस है वो है एनसीईआरटी। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 11th क्लास की और 12th क्लास की 4 बुक आती हैं। आप कम से कम इसमें से जो फिजिकल ज्योग्राफी है पार्ट 1 का और 12th क्लास में जो इंडियन ज्योग्राफी है पार्ट 1 का, इन दोनों को आप कम से कम रिवाइज कीजिए। पतली पतली बुकें हैं, बहुत यूज़फुल बुक है। और उसके बाद लूसेंट से उसको जो है रिवाइज कर लीजिए, और मैप में थोड़ा बहुत कुछ जगहों को लोकेट करके मैप को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। हालांकि अब इतना समय बचा भी नहीं है, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तभी कीजिएगा। उसके बाद है कुलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है। अब कुलगार्डी जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है और ये बहुत ही फेमस साइट है गोल्ड के लिए, ठीक है। तो आपने अभी जो है 60 से 62वीं के क्वेश्चन देखे, अब हम लोग आते हैं 63वीं के क्वेश्चन में। तो इसमें अगेन जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया है, और जनगणना के क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि जनगणना जो है एक बार आती है, 10 सालों के लिए काम करती है, तो आप बार बार वही पढ़ते हैं, तो आपको जनगणना को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए। भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक होता है, ये आपका जो आंसर होगा, ये जो है बीपीएससी के ऑफिशियल साइट के अनुसार ये आपका आंध्र प्रदेश होगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही कहा कि आपको कुछ चीज़ों के जो है अपने से चार्ट बनानी है, उसमें कपास, गेहूं, पटसन, ये सब कुछ आती है, खुद से थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा। नहीं तो जो भी आप मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, लूसेंट है, उसमें आपको ये कैटेगराइज करके अलग से दी हुई है, आप आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते थे। फिर निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है, इसका आपको सीधा सीधा आंसर पता है कि ये अरुणाचल प्रदेश होता है इसका आंसर। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है, आपको इसका भी आंसर आसानी से पता है कि ये जलोढ़ मिट्टी होगी। फिर है भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का कितना योगदान है। अगर आप जो है बिहार इकोनॉमिक सर्वे या फिर जो है आप इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ते हैं तो इसका क्वेश्चन आप आसानी से दे सकते हैं, और यहाँ से जल विद्युत से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तकरीबन जो है वो 22% के आसपास इसका आंसर होगा। उसके बाद भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जानता है, आसानी से ये कवर है कि ये आपका 1921 का था। तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी से नहीं आते हैं, बस आपको क्या करना है कि जो सोर्सेस है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करनी है और उसी से आपका काम हो जाता है। अब देखिए तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, इसका भी आंसर आपको पता है कि ये कोयम्बटूर होगा, क्योंकि भारत के मैनचेस्टर इसी को बोला जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। अब रबर जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर केरल का नाम सबसे पहले आता है, तो ये भी आपको बहुत पहले से क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग वन जोड़ता है, ये आपको एनसीईआरटी लूसेंट में अलग से चार्ट बना के दी हुई है, एनसीईआरटी में भी ये आपको दी हुई है कि ये हल्दिया से आपका इलाहाबाद तक है, ठीक है। तो आसानी से ये बना सकते थे, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं आपके। फिर राजस्थान
राज्य का खेतरी बेल्ट। अब देखिए पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि तांबे की खान के लिए कौन सा फेमस है, तो यहाँ पर खेतरी था वहाँ पर। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया होता तो इसका आंसर आपको देने में कठिनाई नहीं होती और तांबा खनन यहाँ पर आप आंसर लगा देते आसानी से। ठीक है, अब आते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या है कि 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर जो होना चाहिए एनसीईआरटी के अनुसार वो 5 मिलियन होना चाहिए, लेकिन जो है बीपीएससी ने इसका आंसर जो है वो ई माना है। ठीक है, क्योंकि उनका जो है कि उस समय जाहिर सी बात है कि उस समय जो है बहुत सारे कोई फिक्स तो था नहीं कि एस्टिमेट करने वाला, तो अप्रॉक्सीमेटली या फिर अंदाजतन ही बोला गया होगा, तो इसलिए इसका कोई भी उत्तर नहीं माना जाता। अलग अलग अपने अपने आंकड़े अनुसार करते और बीपीएससी ने इसका आंसर जो है वो ई माना है। ठीक है, फिर एक कोकोज प्लेट किन के मध्य पाई जाती है। अब ये जो है आपका, ये आपको नहीं मिलेगा लुसेंट में। ठीक है, जब ये मैंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया था इसको, तो कोकोज प्लेट के बारे में मुझे थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने उस समय एनसीईआरटी की बुक नहीं पढ़ी थी और एनसीईआरटी में ये चीज़ दी गई है प्लेट टेक्टोनिक वाले चैप्टर में। आसानी से इसको बनाया जा सकता था अगर आपने जो है एनसीईआरटी को पढ़ा होता तो, कि ये मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के प्लेट के बीच में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश में संबंधित है। ये जब आप लुसेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर सातों महाद्वीप के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें दी गई हैं, है ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में, और वहाँ पर आपका इसका आंसर आसानी से मिल जाता कि इसको जो है राष्ट्र बाउल हम लोग पीटर्सबर्ग को बोलते थे। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से, ये भी जो है सेम लुसेंट की जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें जो सातों महाद्वीप के बारे में स्पेशल बातें दी गई हैं, उसमें भी ये आसानी से था कि ये जो है सेंटोस इसको बोलते थे। मैंने इसको जो है अंदाजतन साओ पालो मारा था क्योंकि वहाँ पर जो है कहवा का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो मैंने साओ पालो कन्फ्यूजन में मार दिया था। साओ पालो में ही यह सेंटोस पोर्ट भी है। अब यहाँ पर उसके बाद यह 63वीं के क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब हम लोग 64वीं के क्वेश्चन को देखते हैं। 63वीं तक हम लोगों ने देख लिया है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो अगर आप ये एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि गारो, खासी, जयंतिया, और आपने ये पढ़ा भी है, तो ये तीनों जो है वो मेघालय पठार का अंश है। तो नहीं है तो वो है कौन सा, भुवन पहाड़ियाँ। आसानी से इसको मार सकते थे आप। ठीक है, वो दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है, ये भी आप अगर लुसेंट पढ़ते हैं तो आसानी से कवर कर पाते कि ये नाथुला दर्रा होता। उसके बाद है करवास मृत्तिका जो जाफरन के उत्पादन के लिए उपयोगी है। ये इंडिया के ज्योग्राफी वाला जो सेक्शन है ना उसमें ये दिया हुआ है कि ये कश्मीर हिमालय में है। उसके बाद जो भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा पाया जाता है, ये भी उत्तर प्रदेश इसका बहुत ही फेमस आंसर है, आसानी से मारा जा सकता था। निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रगण्य है। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि अभ्रक के बारे में आपको शुरू से ही पता था। ठीक है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। अब ये तो बिहार की ज्योग्राफी के बारे में है, तो बिहार स्पेशल से अगर आप ये पढ़ते तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार जो है, तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप ही बताइए कब बना है। ठीक है, उसके बाद है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा पुरातात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इसमें जो है मुझे पूरी तरह से ये मालूम नहीं था तो मैंने इसका आंसर गलत दिया था, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे तो ये खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं। ये आपकी बिहार स्पेशल की कोई भी बुक पढ़ेंगे उसमें ये दिया हुआ है। जुलाई 2018 तक पटना जिले बिहार के कितने जिलों से सीमाबंद है। मैप को आप अगर एनालाइज करके पढ़ते बिहार के मैप को तो इसका भी आंसर आप आसानी से दे पाते कि ये 9 जिले हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, पहाड़ी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से, रेगूर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। अब यहाँ पर हिंदी में जो है कहीं पर भी जलोढ़ मिट्टी नहीं लिखी हुई है, लेकिन अगर आप इसकी इंग्लिश वर्जन देखते तो एलुवियल सॉइल वहाँ पर लिखा हुआ होता जो कि कछारी मिट्टी को ही बोलते हैं। तो आसानी से ये कवर कर सकते हैं कि बिहार में बहुत सारी नदियाँ हैं। भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है, आसानी से मार सकते थे। भारत के राज्य में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है। तो ये थोड़ा सा इसमें भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा कि जूट उत्पादन, कपास उत्पादन अगर आप करेंगे जो लुसेंट में कैटेगराइज करके अलग से दी हुई है या अपने से भी इंटरनेट से उसको अपडेट करके पढ़ेंगे तो उसमें आसानी से ये पता चल जाएगा कि बिहार का स्थान इसमें कितना है, दूसरा स्थान है। ठीक है, पहला स्थान कौन सा है ये आप कमेंट में बताइए। जूट उत्पादन की दृष्टि से पहला स्थान कौन सा है भारत में। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं। अब तेल शोधनागार, तो बरौनी आपके दिमाग में आते,
ठीक है, एक ही रिफाइनरी हमारे पास में है। उसके बाद वन आधारित उद्योग, वन है कहाँ हमारे बिहार में, ठीक है। चलिए बताइए, फॉरेस्ट जो सर्वे रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वर्तमान में बिहार में जो है वो कितने प्रतिशत भाग पे वन है। उसके बाद आता बालू का खनन उद्योग, बालू का खनन उद्योग, ठीक है। और चौथा जो ऑप्शन होता है कृषि आधारित उद्योग। तो कृषि आधारित उद्योग, अब बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, तो जाहिर सी बात होती है कि कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर होता। फिर है विश्व का भूगोल, इसमें कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है। अगर आप मैप को अच्छे से पढ़ के जाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो ये आप आसानी से मार पाते। यूरोप की अगर मैप देखते तो ये दिया हुआ है आपका कि ये हंगरी होता, नहीं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो लुसेंट है, नहीं तो जो लुसेंट की बुक है उसमें भी आपको विश्व के स्थल अवरुद्ध देश में ये इसका नाम आपको आसानी से मिल जाता, अगर आप मैप को भी नहीं पढ़ के जाते तो भी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, ये भी आपको लुसेंट में ही कैटेगराइज करके दिया हुआ है। आसानी से इसका आंसर मार सकते थे कि ये बोर्नियो होता, ठीक है ना। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो इसको भी आप जो है, ये थोड़ा क्वेश्चन घुमाने वाला था क्योंकि इसमें हो सकता है आपको पता ना चल पाए, ठीक है। मैंने जो है एक दूसरी बुक पढ़ी थी उसके अनुसार मुझे ये मालूम था, हालांकि ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि भूमध्य सागरीय जलवायु जो है आप जनरली जानते हैं भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्र में ये भूमध्य होता है। लेकिन अगर आपने मैप को थोड़ा सा देखता होता जलवायु वाले क्षेत्र में तो ये इसका आंसर आप पंपाज मार ले। उसके बाद जो है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब मैंने पहले ही बताया गेहूं, चावल, रबर ये सब में आपको लुसेंट में कैटेगराइज करके दिया हुआ है, बस आपको इंटरनेट से उसको अपडेट कर लेना है और इतना तो आप कर ही सकते हैं। और जहाँ पर भी रेशम की बात आएगी तो उसमें आपको क्या मारना है, चीन। सबसे बड़ा उत्पादक पूछ रहा था तो चीन मारना है, ठीक है। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़ करके विश्व में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका सीधा सीधा आंसर होता सऊदी अरबिया। रूस के पास है लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन पूछा जा रहा है, तो प्रोडक्शन के मामले में सऊदी अरबिया भाई यूएसए के बाद में दूसरे नंबर पे आता है तेल के मुकाबले में, ठीक है। अब आते हैं 65वीं के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर एक कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ, मैप को अच्छे से अगर आप पढ़ पाते तो इसमें आप आसानी से मार सकते थे कि ये कार्डेमम की पहाड़ियाँ थी। उसके बाद है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी से है। मैंने इसका आंसर गलत दिया था, तो एक दो क्वेश्चन आप गलत भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो होता वो उत्तरी कोयल होता, ठीक है। फिर है कि भारत में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अब कानन देनम, उसके बाद नीलगिरी, दार्जिलिंग और गिरनार। तो आपको आसानी से पता चलता कि गिरनार कहाँ पर है, गुजरात में है, क्योंकि गिर राष्ट्रीय वहाँ पर नेशनल पार्क है ना। तो ये आप इसका आंसर आसानी से छाट सकते थे अपने अनुसार से भी कि ये तो नहीं होता, क्योंकि ये गुजरात में पाया जाता है, गुजरात में चाय नहीं होती है, ठीक है। फिर भारत में से किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगलों से घिरा हुआ है। मुझे इसका आंसर मालूम था लेकिन ये नहीं मालूम था कि घने पतझड़ वाले जंगल से पूछा गया था। लेकिन मैंने वहाँ पर अंदाज़ा लगा कि जितने भी राज्य यहाँ पर दिए हुए हैं उसमें से मध्य प्रदेश वाले इलाके में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, तो मैंने इसी का आंसर मारा था। तो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य में कौन से जूरी सुमेलित नहीं थी। तो SC/ST ट्राइब वाली तो ST ट्राइब वाली जो होती है ना लिस्ट, उसको भी आपको देख लेना है। हालांकि नहीं भी देखेंगे, नहीं भी याद रहेगा तो एक दो क्वेश्चन का आप रिस्क ले सकते हैं, अंदाजतन इसमें मार सकते थे। मुझे नहीं पता था इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अभी जो इसका आंसर अगर मैं बताऊं आपको तो ये जो है 4 आंसर होता है। टोडा, केरल, ठीक है। तो ये क्या है कि ये तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, ठीक है। मैंने जो है एग्जाम के बाद इसको सर्च किया था और ऐसे ही आदमी सीखता भी है। फिर निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो ये उस समय करंट अफेयर में चल रहा था कि ये दिल्ली मुंबई का गलियारा जो है जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो इसका आंसर भी आप करंट अफेयर के हिसाब से मार सकते थे। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। जो देश यहाँ पर दिए गए हैं पहले तो हमें उसमें जोड़ना है, सोचना है। तो सीमा रहित का मतलब ऐसा देश जिसका कि आसपास में कोई भी देश सीमा नहीं लगाता हो। फिलीपींस आइलैंड है, जापान आइलैंड है, क्यूबा आइलैंड है, न्यूजीलैंड आइलैंड है। तो अब इसमें से सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, तो मैप देखेंगे आसानी से पता है कि वो जापान ही है। क्लियर था, ठीक है। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांश वाली सीमा वाला देश कौन सा है। देखिए ये जो था ना, इसमें मैंने जो है वो चिली मारा था अपने अनुसार से
क्योंकि ये जो है इतनी तरह के पट्टी में बंधा हुआ है। रूस भी इसमें एक ऑप्शन था, गूगल में मैंने पढ़ा था तो रूस था, पता नहीं मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि आयोग ने इसका आंसर क्या मारा था, लेकिन मैंने इसमें चिली मारा था। ठीक है, अगर किन्हीं को जानकारी है तो वो कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की नहीं देख रहा हूँ। फिर निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? ये मुझे पता है कि इंडोनेशिया में 13,000 से अधिक का द्वीप था, तो मैंने इसका आसानी से आंसर मार दिया था कि इंडोनेशिया इसका आंसर होता। फिर निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? अब केसर है तो इसमें मुझे पता था कि केसर में क्या आता है, ईरान आता है, और भारत में कौन आता है, कश्मीर आता है, तो मैंने इसका आंसर आसानी से मार दिया था। यूरेनियम के बारे में मुझे पता था कि सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश वो कजाकिस्तान होता है, और इसका आंसर भी मैंने मारा था। तो ज्योग्राफी मेरे लिए जो थी एक तरह से बोनस ही थी। ठीक है, मैंने बस कुछ नहीं किया था, मैंने पहले एनसीईआरटी को पढ़ा था, उसके बाद उसका लुसेंट से एग्जामिनेशन के समय में रिवीजन किया था, और मैप को थोड़ी प्रैक्टिस की थी, और उसी से मेरा ज्योग्राफी में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैं करेक्ट करके आता था। अब जो है 66वीं के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? अटल टनल जो थी उस समय न्यूज में थी, और ये आपको पीर पंजाल श्रेणी में थी, लेकिन अब पूर्वी में थी कि पश्चिमी में थी, तो इसका अंदाजा कैसे लगेगा? तो देखिए, अटल टनल जो थी वो लद्दाख वाले रेंज में बनाई गई थी, तो आप अगर अंदाज़ा लगाते, मैप का अगर थोड़ा जानकारी होता, तो ये आपका पूर्वी में पड़ता है ना। लद्दाख जो है वो ऐसे करके बना हुआ है, और कश्मीर यहाँ पर करके बना हुआ है, तो ऐसे लगाते तो ये पूर्वी पीर पंजाल रेंज में होती। तो मैंने इसका आंसर पूर्वी पीर पंजाल रेंज मारा था, जो कि मेरे अनुसार से ये सही था उस समय, और ये बिल्कुल सही आंसर भी था। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको गेस भी करना होता, लेकिन गेस कैसे करेंगे जब आपके पास जानकारी रहेगी। फिर भारत का भूगोल, और फिर से यहाँ जनगणना की क्वेश्चन पूछी गई थी। फिर निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? अब इसमें क्या है ना कि मैंने पढ़ा नहीं था। चिकमंगलूर मुझे पता था कर्नाटका में था, बाबा बुदनगिरी जो है वो मुझे पता था, कुर्ग जो है वो पता था, पुलनेज के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैंने वहाँ पर जो है ये पुलनेज मारी थी आंसर में, और ये जो है ना ये आपकी सही भी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप थोड़ा बहुत तो आप जो है इसका टिक तो ज़रूर मारते, लेकिन टिक भी कैसे मारना है वो आपका गेस करके, लेकिन एजुकेटेड गेस करके मारना है, ताकि वो मैक्सिमम चांस हो कि सही हो जाए। फिर भौगोलिक दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है ना? तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होता वो या तो लेह होता या तो कच्छ होता। ठीक है, लेकिन भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो ये मेरे अनुसार से जो है कच्छ है, और आयोग ने भी इसको कच्छ ही माना था। आप इसको फिर से देख लेंगे, कन्फ्यूजन है तो जो आयोग मानेगी आप उसी को चलिएगा। ठीक है, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है, तो आयोग ने पिछला आंसर दिया है, आप उसका हवाला दे करके, अगर वो गलती करती है तो इसका आप हवाला दे भी सकते हैं। फिर भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक राज्यों में? ये मुझे क्लियरली नहीं मालूम था, क्योंकि उतना सारा वन्यजीव अभयारण्य मैं उसको कर ही नहीं पाता, तो उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो मैंने इसका रिस्क नहीं लिया, और मैंने गलत मारा था। अंदाजतन मुझे लगा कि मध्य प्रदेश है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, तो हो सकता है कि वन्यजीव अभयारण्य वहाँ पर सबसे अधिक हो, लेकिन मैं गलत था, ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। लेकिन मैं ये सोचना भूल गया था कि महाराष्ट्र ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो यहाँ पर भी आंसर हो सकता था, तो मैंने ये गलत किया था वहाँ पर, तो इसका आंसर महाराष्ट्र होता। फिर भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला था? केरल था, गुजरात था, महाराष्ट्र था, और तमिलनाडु था। तो देखिए, अगर मुझे इसका आंसर भी मुझे मालूम नहीं था, लेकिन 13वां प्रधान बंदरगाह अगर माना जाता मेरे अनुसार से, तो केरल, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से क्या मारते आप? केरल मारते नहीं, छोटा सा राज्य है। गुजरात, वहाँ तो बहुत सारा पतन है ही, तो अगर मुझे कहा महानगरी अगर भारत की कहें तो इन सब चीज़ में महाराष्ट्र है। तो मुंबई में बहुत ज़्यादा लोड होता, तो मुंबई को जो है लोड कम करने के लिए हो सकता कि वहीं पर सरकार जो है 13वां प्रधान बंदरगाह बनाने वाली होती। तो मैंने इसका आंसर जो है महाराष्ट्र मारा था, और ये सही भी था। तो इस तरह से आपको गैस भी करने होते, तो इस तरह से गैस करने होते हैं। फिर एक खनिज और जिले के निम्न जोड़ में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें क्या था? लाइमस्टोन कैमूर, ये मैंने पढ़ा है। माइका भागलपुर, ये मैंने नहीं पढ़ा है, भागलपुर में माइका के बारे में मुझे पता नहीं था, और होता भी नहीं है। क्वार्टजाइट मधुबनी, ये मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि क्वार्टजाइट में मैंने रोहतास कैमूर ही पढ़ा है। लेड जिंक गया, अब इसमें कन्फ्यूजन था मुझे, लेकिन मैंने इसका आंसर नहीं मारा था, लेकिन इसका आंसर मेरे अनुसार से जो है
लेकिन इसमें पूछा था कौन सा जोड़ा सही है, तो अगर सही अगर मेरे अनुसार से यहाँ पर मारा जाता तो मैं लाइमस्टोन कैमूर ही मारता है आंसर में, ठीक है, और वो सही भी होता। बाकी सबके बारे में मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन भागलपुर के बारे में पता था कि ये नहीं होता। क्वार्टजाइट के बारे में पता था मधुबनी, तो मैंने गेस किया क्वार्टजाइट जो है वो कैमूर और रोहतास से सटा हुआ नहीं है, तो इसको हटा दीजिए, उत्तर में पाया नहीं जाता है। लीड जिंक गया में कन्फ्यूजन था, लेकिन मैंने लास्ट में इसको टिक किया था, लाइमस्टोन कैमूर जो मैंने पढ़ा था उसी को मैंने यहाँ पर टिक किया, तो ये आंसर भी सही हुआ था। फिर बिहार का भूगोल, फिर विश्व का भूगोल, तो भौगोलिक दृष्टि के से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। अब जापान तो 4 आइलैंड ही वहाँ पर है और होन्सो द्वीप इसका आंसर हो जाता, ठीक है, तो आसानी से मैं इसको जानता था और मैंने इसको टिक किया था। ग्रीनलैंड में से किस देश का भाग है, तो ये भाई सीधा सा आंसर है कि ये डेनमार्क की है। आप जब मैप देखिएगा तो डेनमार्क के बारे में देखिएगा, आप जब मैप देखिएगा ना तो वहाँ पर ग्रीनलैंड के बारे में नोट करके लिखा हुआ डेनमार्क लिखा हुआ होगा, ठीक है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ था। अब सोना का बात यहाँ पर आया तो मेरे दिमाग में आया कि भाई यूएसए ही किया होगा, लेकिन मैं गलत था, इसमें आंसर होता चीन। लेकिन ये करंट अफेयर बेस्ड था, तो अगर मैंने पढ़ा होता तो मैं इसका आंसर ज़रूर देता, लेकिन मुझे ये मिस हो गया था और मैंने इसका आंसर यूएसए मारा था, हालांकि इसका आंसर जो था वो चीन था। देखिए कुछ होते हैं कॉमन मिस्टेक्स, अगर मैं सफिशिएंट मार्जिन लेके नहीं चलता तो इस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा आंसर जो है मेरा रिजल्ट रुक जाता। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने पढ़ा है कि ये अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है और मैप में भी देखा है कि पूरा घिनाया हुआ टाइप का इस तरह से है ना, लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि सबसे बड़ा महाद्वीप ये है और इसी को बोलते हैं कॉमन मिस्टेक, जो कि आसानी से आदमी गलती करता है। तो एशिया और अफ्रीका में मैं कंफ्यूज कर दिया और मैंने इसका उत्तर जो है कई बार अफ्रीका मारने के बाद फाइनल इसको एशिया मार दिया था, जो कि गलत था, ठीक है। तो इसीलिए जो होता है कि ये कॉमन मिस्टेक को आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, 1-2 क्वेश्चन में होती है, लेकिन आपको इतना मार्जिन लेके चलना ही पड़ेगा कि चाहे कॉमन मिस्टेक करे सिली मिस्टेक करे आपका रिजल्ट हो जाए। तो यही था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मैंने 5 साल के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ एनालाइज की, जिसमें आपने देखा क्वेश्चन पूछा गया था जनगणना से, जिसमें पूछा गया क्वेश्चन आपकी वर्ल्ड मैप से, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया इंडिया मैप से, और इसके अलावा 2 सोर्सेज NCERT 11th क्लास की ज्योग्राफी, 12th क्लास की ज्योग्राफी और फिर लुसेंट, ठीक है। इतने सारे सोर्सेस अगर आप कर लेते हैं तो आसानी से आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाते हैं, ठीक है। तो अभी रिवीजन के लिए समय है, तो आप कम से कम लुसेंट की बुक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अभी भी काफ़ी टाइम है। जिन लोगों ने मैप की प्रैक्टिस नहीं की है वो मैप की प्रैक्टिस भी कर ले और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर पाए। और पतली पतली बुक है NCERT, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो उसमें से कम जो है आप जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जैसे नदियाँ हैं, है ना, जैसे आपका जो है स्थलाकृति वाला चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक्स वाली है उन सबको आप पढ़ सकते हैं टाइम देख करके, और नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम लुसेंट की बुक को आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्राउन पब्लिकेशन की बुक को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। जितने भी चार्ट दिए हुए हैं तो वो चार्ट ऐसे याद नहीं रहेंगे जब तक कि आप मैप पे उसका प्रैक्टिस ना करेंगे, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें कर लीजिए, आपका ज्योग्राफी से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो पाएगा। और 1-2 क्वेश्चन तो देखिए गलत होते ही हैं, उसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है, लेकिन आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। धन्यवाद।